नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल साहित्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्णों या ध्वनियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी भी ध्वनि की जरूरत नहीं होती, किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता पड़ती है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। कोई भी व्यंजन वर्ण हम जब बोलते हैं उसके पीछे आ की ध्वनि छिपी होती है। का से लेकर ज्ञा तक अगर आप किसी भी व्यंजन को उच्चारण करते हैं तो उसके पीछे आ ध्वनि छिपी रहती है। जैसे क, आप स्वयं बोल के देखिए तो क बोलते समय उसके साथ क बोलते हैं हम क, तो उसके पीछे अ लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण अगर हमको करना है तो हमें सहायता लेनी पड़ती है स्वरों से। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुंह में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से टकराती हुई निकलती है, जबकि स्वर में ऐसा नहीं होता। स्वर में इस प्रकार से कोई टकराव नहीं होता, निर्बाध रूप से वायु बाहर निकलती है। जब भी हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, जैसे क हम कह रहे हैं तो हमारे कंठ में एक प्रकार से कंपन होता है, लेकिन अ हम कह रहे हैं तो आसानी से निकल रहा है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे मुंह में कहीं ना कहीं ये वायु टकराते हुए निकलती है। इसलिए स्वर स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। साथियों, हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। पहला है प्रयत्न के आधार पर और दूसरा है उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन, इतने व्यंजनों की बात प्रयत्न के आधार पर की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन की। स्पर्शी व्यंजन को जिसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, इसके अंतर्गत का से लेकर के माँ तक के व्यंजन आते हैं। कहने का मतलब ये है कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इतने वर्ग। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। एक वर्ग में 5 वर्ग हैं। इस प्रकार से इन 5 वर्गों में मिलाकर 25 वर्ण हुए। तो स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। इनका उच्चारण स्थान का कंठ से, चा का तालु से, टा का मूर्धा से, ता का दंत से, पा का होंठ से किया जाता है। संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत सा, श, श और ह आता है। स, श, श और ह। इसे संस्कृत में आप ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं और हिंदी में भी इसका ऊष्म व्यंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें जिह्वा क्या होती है, तालु से इस प्रकार से सट जाती है कि जो प्राण वायु है वो इस निकलने में अवरुद्ध होती है। इसलिए ऐसा लगता है जैसे कि ऊष्मा बन रही हो, अंदर गर्मी हो रही हो। इस प्रकार से घर्षण करते हुए जब वायु निकलती है, इसीलिए इसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी, इसमें ध्वनियों का के उच्चारण में स्पर्श भी होता है और घर्षण भी, इसीलिए इसे स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। हिंदी में च वर्ग के व्यंजन, हिंदी में च, छ, ज और झ, ये व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत
आते हैं। अंतस्थ के अंतर्गत या, र, ल और व आते हैं। या, र, ल और व, इनमें या और व ये अर्ध स्वर हैं और रा लुंठित है, ला पार्श्विक है। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये देखने को मिलता है कि या, र, ल, व को अर्ध स्वर मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आए तो आप सिर्फ ल और व को ही अर्ध स्वर मान करके करिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। उच्छिष्ट के अंतर्गत ड और ढ आते हैं। ठीक, ड और ढ उच्छिष्ट के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं ना व्यंजन। ये चीजें आपको मैं स्वर पढ़ाते समय भी बताया था, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इसका उपयोग होता है। जैसे हम अंग लिखें तो हम देखते हैं यहाँ ऊपर हम बिंदी लगाते हैं, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। अतः हम लिखते हैं तब हम इसके पीछे विसर्ग लगाते हैं, 2 बिंदियां रखते हैं। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग तो हम करते हैं, लेकिन ना तो हम इनको स्वर में और ना ही व्यंजन में गिनते हैं, लेकिन इन्हें हम मानते हैं कि जो योग ना होने पर भी साथ रहें, क्योंकि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है कि ये स्वर नहीं है और ना ही व्यंजन है, लेकिन ये इनके साथ जुड़े रहते हैं, इनके साथ सहयोग करते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे चलते हैं। स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। एक का नाम रखा गया अघोष व्यंजन, दूसरे का नाम रखा गया सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे जो स्वर तंत्रियां हैं उसमें किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता, जबकि हम सघोष का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में एक प्रकार से कंपन देखने को मिलता है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है और किसी भी वर्ग का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष कहलाता है। कोई भी वर्ग लीजिए आप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन पांचों वर्गों में पहला दूसरा अक्षर अघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष कहलाता है। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान देना है आपको कि जो ये ऊष्म व्यंजन हैं श, श, ह, ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। सॉरी, स, श, श ये अघोष हैं, जबकि या, र, ल और व और ह ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद व्यंजनों का विभाजन श्वास की मात्रा के आधार पर किया गया है। श्वास की मात्रा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है कम वायु। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, अर्थात जिसमें हमारे फेफड़ों को कम वायु बाहर निकालनी पड़े, ऐसे व्यंजनों का उच्चारण अल्प प्राण कहलाएगा, जिसमें हमारे फेफड़ों को कम वायु बाहर निकालनी पड़े। और महाप्राण के अंतर्गत होता है कि जिनमें हमारे फेफड़ों को ज्यादा वायु बाहर निकालनी पड़ती है। जैसे का उच्चारण हम करें तो क, इसमें हमारे फेफड़े से कम वायु बाहर निकलती है, लेकिन वहीं पर जब हम ख बोलते हैं तो उसमें ज्यादा प्राणवायु बाहर निकालनी पड़ती है। का बोलने में आप देखेंगे का बहुत देर तक बोल लेंगे, अर्थात इसमें कम प्राणवायु लगानी पड़ती है। वहीं पर जब हम ख ख ख ख ख बहुत जल्दी ही हमारे फेफड़े खाली हो जाते हैं, अर्थात हमारी प्राणवायु बहुत ही जल्दी खत्म होने लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये महाप्राण हैं। ये दूसरा और चौथा जो वर्ण है ये महाप्राण हैं, पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण हैं। तो आप ये याद रखिए हमेशा के लिए
परीक्षाओं में होता है कि हम भूल जाते हैं। तो याद रखिए कि दूसरा और चौथा जो वर्ण है, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन हमेशा महाप्राण होता है। अगर इतना आप ध्यान रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। इसके साथ ही साथ अंतस्थ अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। अंतस्थ में या, रा, ला, वा और ऊष्म आ जाएंगे महाप्राण के अंतर्गत। साथियों, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आज आपको मैंने पढ़ा दिया है। अगली क्लास में व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी जितना पढ़ाया गया है इसका रिवीजन करिए, फिर से एक बार दोहराइए, वीडियो को बार बार देखिए जिससे भूले ना, और हमारे साहित्य ज्ञान चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथियों के बीच में शेयर करें।